हेलो बच्चों, मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था कि मानव का जीवन प्रागैतिहासिक काल में कैसा था। उसमें हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता में मानव का जीवन देखेंगे कि मानव ने इस टाइम क्या क्या प्रगति कर ली थी और क्या क्या खोजें की थी। चलिए, टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीले की खोज की तथा यहाँ से कुछ ईंटें प्राप्त की। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी की अध्यक्षता में हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। सिंधु नदी के आसपास मिलने वाले क्षेत्रों के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। यहाँ पे एक नदी बहती थी, सिंधु नदी, जो कि पाकिस्तान में है। बंटवारे से पहले वो हिंदुस्तान में था। तो यहाँ एक नदी बहती थी, सिंधु नदी, जो उसके सबसे पहले जो स्थल खोजा गया उसके नाम पर ही इसका नाम सिंधु सभ्यता रखा गया। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया। 1921 में सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज होने के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा है। 1921 में दयाराम साहनी ने यहाँ पे एक स्थल की खोज की थी जिसका नाम हड़प्पा था, तो इस कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रख दिया गया। यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है जिसका उद्भव ताम्र पाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। हड़प्पा कालीन समाज मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक का मीनिंग मात्र प्रधान था, मतलब परिवार की मुखिया स्त्री होती थी तथा वंश क्रम माता की ओर चलता था। कहने का मतलब ये है कि समाज में स्त्रियों को अधिक अधिकार प्राप्त थे। मात्र देवी की मूर्ति अधिक मात्रा में पाई गई है तथा मोहरों पर स्त्री की आकृति भी अधिक संख्या में प्राप्त हुई है। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा जम्बू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक तथा पश्चिम में सूतका गंडौर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक था। जो इसका उत्तरी बिंदु था वो मांडा जम्मू कश्मीर में था और जो इसका दक्षिणी बिंदु था वो दैमाबाद महाराष्ट्र में था। जो इसका पूर्वी बिंदु था वो आलमगीरपुर यूपी में स्थित है और जो इसका पश्चिमी बिंदु था वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सूतका गंडौर में स्थित है। इस सभ्यता में अब तक 350 से अधिक स्थलों की खोज की जा चुकी है। 200 तो लगभग गुजरात में ही पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान व अफगानिस्तान तक था। मतलब ये जो सभ्यता थी वो भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान तक फैली थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ये जो सभ्यता थी यह विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। मतलब इसके साथ साथ सभ्यता चल रही थी, जैसे ग्रीक की सभ्यता हुई, मेसोपोटामिया की सभ्यता हुई, पर वो जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यताएं थी। ये हमारी जो भारतीय जो सभ्यता थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता, ये पहली, मतलब पूरे विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। इस सभ्यता में नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली आदि से प्राप्त होती है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता नगर योजना व जल निकासी थी, जो अन्य किसी स्थान से देखने को नहीं मिलती है। मतलब ये जो सभ्यता थी ये शहरी सभ्यता थी और जो इसके साथ सभ्यता चल रही थी वो सब ग्रामीण सभ्यता थी, तो उसके उनमें ये मतलब नगर योजना और जल निकासी वगैरह की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। हड़प्पा सभ्यता में नगरों के चारों ओर किलेबंदी मिलती है जिसका उद्देश्य नगर को लुटेरों से सुरक्षित रखना था। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़क चौड़ी व मिट्टी की बनी होती थी। सड़कों की बनावट ऐसी थी कि वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। सिंधु सभ्यता में घरों में जल निकासी मोरियों द्वारा होती थी जो मुख्य नालियों में गिरती थी। यहाँ की नालियाँ ईंटों तथा पत्थर से ढकी रहती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़क चौड़ी व मिट्टी की बनी होती थी। सड़कों की बनावट ऐसी थी कि वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु सभ्यता में घरों से जल निकासी मोरियों द्वारा होती थी जो मुख्य नालियों में गिरती थी। यहाँ की नालियाँ ईंटों व पत्थर से ढकी होती थी। सिंधु सभ्यता में कच्ची पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था। ईंटों का आकार 4:2:1 था।
मतलब ये 4 इसकी लंबाई थी, 2 इसकी चौड़ाई थी और 1 इसकी मोटाई थी। सिंधु सभ्यता में प्रत्येक घरों में एक आंगन, एक रसोई घर, एक स्नानागार होता था। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। यहाँ यह मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नृत्य, पशुओं की लड़ाई का खेल आदि का प्रयोग करते थे। यह सामूहिक रूप से धार्मिक उत्सव मनाते थे। मातृ देवी व पशुपति शिव, पीपल का वृक्ष आदि की पूजा करते थे। मूर्ति पूजा का आरंभ इसी काल में हुआ था। मूर्ति पूजा का आरंभ इसी काल में हुआ था। सिंधु सभ्यता के लोग सोना, चांदी, तांबा, सीसा व लार्जवद मणि आदि धातुओं का प्रयोग करते थे। मतलब ये सोना, चांदी, तांबा, सीसा और जो ये मणि है, लार्जवद मणि, इन सबसे परिचित थे। पर ये पीतल का प्रयोग नहीं करते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो दाईं से बाईं तरफ लिखी जाती थी। इस लिपि में 250 से 400 तक अक्षर व 64 मूल चिन्ह हैं। स्टुअर्ट पीरियड ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। अब हम हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसी स्थल की खोज की गई थी और इसी के नाम पर इसी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का नाम रखा गया है। चलिए, हड़प्पा 1921 में ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण कर 1923 ईस्वी से इसका नियमित रूप से उत्खनन किया था। 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप बस्से ने तथा 1946 में मार्टिमर ह्यूलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य किया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में स्थित माउंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा से तांबे का एक दर्पण, 16 तांबे की भट्टियां, तांबे की इक्का गाड़ी, 2 पहिए वाला तांबे का एक रथ व तांबे के ताबीज व तांबे का एक पैमाना मिला है। हड़प्पा से सोने का एक कंगन व सोने के मनकों का बना 6 लड़ियों वाला हार, लार्जवद मणि का एक लॉकेट भी प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से पैर में सांप को दबाए गरुड़ का साक्ष्य व कुत्ते के द्वारा खरगोश को पकड़ने का साक्ष्य भी मिला है। मछुआरे का मृतभांड पर अंकन हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से एक कुत्ते की पीतल की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है, जो हिरण का शिकार कर रहा है। मतलब एक ऐसी मूर्ति मिली है कुत्ते की, जो हिरण का शिकार कर रहा है। 1826 में सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीले की खोज की। हड़प्पा से प्राप्त पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिम टीले को दुर्ग टीले की संज्ञा दी गई। हड़प्पा को 2 भागों में बांटा गया था। जो पूर्वी हिस्सा था उसे पूर्वी टीला कहा गया, जिसे नगर कहा गया, और जो पश्चिमी टीला था उसको दुर्ग कहा गया। पश्चिम में स्थित दुर्ग टीले को मार्टिमर ह्यूलर ने AB की संज्ञा दी है। हड़प्पा से 2 तरह के कब्रिस्तान, R37 कब्रिस्तान तथा H कब्रिस्तान मिले हैं। हड़प्पा से अन्नों के भंडार के लिए 6 कतार वाला एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है, जिसमें 12 कक्ष होते थे। हड़प्पा से एक स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा प्राप्त हुआ है, जिसे उर्वरता की देवी माना गया है। हड़प्पा से अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। स्वास्तिक के अंकन वाली मोहरें भी हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। हड़प्पा से जले हुए गेहूं के दाने, गेहूं की भूसी, जौ के दानों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है। पीतल का बना इक्का तथा शंख का बना हुआ बैल भी प्राप्त हुआ है। यहाँ से अनाज कूटने के 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। पकी मिट्टी की स्त्री की मूर्तियां हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं तथा कांसे का एक दर्पण भी हड़प्पा से मिला है। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे हड़प्पा स्थान से प्राप्त हुए हैं। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित पुरुष की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है।
नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टिला है। इसे सिंध का बाग व सिंध का नखलिस्तान भी कहा गया है। यहाँ का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। यहाँ साधारण वर्गों के हाथों में शासन व्यवस्था थी। कहने का मतलब है कि यहाँ कोई राजा का शासन नहीं था, यहाँ पे मतलब प्रजा का ही शासन था। जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ से 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। यहाँ धर्मानुष्ठानों के अवसरों पर स्नान की व्यवस्था की जाती थी। इसके उत्तर व दक्षिण में 9 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। मतलब इसमें अंदर की तरफ उतरने के लिए इसमें सीढ़ियाँ बनाई गई है। ये एक बड़ा विशाल स्नानागार होता था जिसमें धार्मिक अनुष्ठानों के टाइम पे स्नान किया जाता होगा, उस टाइप से ये रहा होगा। मोहनजोदड़ो से एक विशाल अन्नागार भी मिला है। यह 27 आयताकार खंडों में विभक्त है। अन्नागार के उत्तर में एक ईंटों का चबूतरा मिला है जिसे मार्टिमर ह्यूलर ने लगान क्षेत्र कहा है। मतलब यहाँ पे जो इस क्षेत्र में लगान वसूला जाता होगा, तो एक जो चबूतरा मिला है उसको मार्टिमर ह्यूलर ने लगान क्षेत्र की संज्ञा दी है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली है। सूती कपड़े का साक्ष्य, घोड़े के दांत, हाथी के कपाल खंड भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से कुंभकारों के 6 भट्टे, गले हुए तांबे के ढेर, पुजारी व योगी की मूर्ति, शीप का पैमाना, घर में कुआं, सबसे चौड़ी सड़क भी यहीं से प्राप्त हुई है। यहाँ से एक 20 स्तंभों वाला सभा भवन मिला है जिसे अर्नेस्ट मैके ने बाजार कहा है। मतलब एक बड़ा सा हॉल मिला है जहाँ पे बाजार लगता होगा। अर्नेस्ट मैके के द्वारा इसको बाजार की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो से धर्मशाला नुमा इमारत मिली है। इसका आकार एल अक्षर के आकार का है। विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक श्रृंगेरी पशु वाली चांदी की मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से कुंभकारों की बस्ती के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कनखजूरे का अंकन वाला एक मृदभांड, मतलब एक बर्तन मिला है जिसपे कनखजूरे की आकृति बनी हुई है। घोड़े की मृण मूर्ति, गले हुए तांबे का ढेर व चांदी का कलश प्राप्त हुआ है। अगला स्थल है हमारा धौलावीरा। इस स्थल की खोज R.S. विस्ट ने 1990 से 91 ईस्वी में की थी। धौलावीरा गुजरात के कच्छ रण में स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। जो सिंधु सभ्यता के स्थल है वो सभी 2 भागों में विभाजित हैं, पर जो धौलावीरा है वो 3 भागों में विभाजित है, जिसमें से 2 भाग आयताकार दुर्गबंदी या प्राचीरों द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ऐसी योजना किसी अन्य स्थल में देखने को नहीं मिलती। धौलावीरा दुर्ग टीला, मध्यमा व निचला नगर टीला में बटा हुआ है। यहाँ सर्वाधिक प्रवेश द्वार प्राप्त हुए हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थल हैं वो 2 भागों में डिवाइड हैं। पहला है दुर्ग टीला और दूसरा है निचला टीला। पर जो धौलावीरा है वो 3 भागों में, दुर्ग टीला, मध्य टीला व निचला टीला 3 भागों में बटा हुआ है। धौलावीरा का अर्थ सफ़ेद कुआं है। धौलावीरा से कांसे का हत्तेदार दर्पण भी प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से कच्ची ईंटों के साथ पत्थरों का भी प्रयोग किया जाता था। यहाँ चट्टानों को काटकर जलाशय का निर्माण किया गया है। धौलावीरा कर्क रेखा के समीप स्थित है। यहाँ से समुद्री आपदा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा 2021 में विश्व यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला 40वां स्थान है। धौलावीरा से उत्कृष्ट जल संरक्षण प्रणाली के प्रमाण मिलते हैं जो किसी अन्य स्थल से नहीं मिलते। यहाँ के जल संग्रह हेतु नदियों पर 16 से अधिक बांध बनाए गए हैं। पॉलिश युक्त सफ़ेद स्तंभ नेवले की प्रतिमा भी यहाँ से प्राप्त हुई है।
धौलावीरा से 31 सीढ़ियों से युक्त एक आयताकार बावड़ी प्राप्त है। यहाँ से वर्षा का जल एकत्रित करने के लिए तालाब भी बनाया गया है। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जहाँ विद्वानों के अनुसार बड़े बड़े खेलों का आयोजन होता था। धौलावीरा से एक सूचना पट या शाइन बोर्ड भी प्राप्त हुआ है, जिस पर 10 लिपि चिन्ह उत्कीर्ण हैं। मतलब एक ऐसा सूचना पट मिला है जिसमें कि लिपियों के 10 अक्षर लिखे हुए हैं, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। नेक्स्ट है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो सिंध पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित था। चनहुदड़ो की खोज 1931 में M.G. मजूमदार ने की। 1935 में अर्नस्ट मैके ने इसका उत्खनन करवाया। चनहुदड़ो में किसी दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं। यह ऐसा स्थल है जहां कोई किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। जाहिर सी बात है, जब दुर्ग नहीं होगा तो किलेबंदी के साक्ष्य भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ ये ऐसा स्थल है जहाँ से कोई दुर्ग भी नहीं प्राप्त हुआ है, कोई किलेबंदी भी नहीं मिली है। यहाँ से प्राग हड़प्पा संस्कृति, झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह एक औद्योगिक नगर था, क्योंकि यहाँ से मनके बनाने का कारखाना, मुद्रा बनाने का कारखाना और शीप बनाने का कारखाना मिले हैं। चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहाँ से लिपस्टिक, काजल, सौंदर्य प्रसाधनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चनहुदड़ो से अलंकृत हाथी, खिलौने, शाही की दवात, 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा मिली है। यहाँ से कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह प्राप्त हुए हैं। मतलब 2 निशान प्राप्त हुए हैं, एक में बिल्ली के हैं एक, और एक कुत्ते के हैं। तो उनसे पता चलता है कि कुत्ता किसी बिल्ली का पीछा कर रहा था। यहाँ से कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कांसे की बैलगाड़ी, तांबे के मछली पकड़ने का एक कांटा, मिट्टी के खिलौनों की गाड़ी भी मिली है। नेक्स्ट है हमारा लोथल। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1957 ईस्वी में ऐसा राव द्वारा की गई थी। ऐसा राव ने इसे लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी है, क्योंकि यहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह ही बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल सागर तट पर स्थित होने के कारण एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल गढ़ी तथा नगर दोनों रक्षा प्राचीरों से घिरा था। नगर के उत्तर में एक बाजार और दक्षिण में एक औद्योगिक क्षेत्र था। लोथल से घोड़े की एक मृण मूर्ति, गोरिल्ला की मृण मूर्ति, फारस की मोहर व बंदरगाह यानी एक डॉकयार्ड भी प्राप्त हुआ है। लोथल से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य व 3 युग्म समाधियां, धान, चावल व बाजरे के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से हड़प्पाकालीन मृदभांड उपकरण, मोहरे, बाट, नाप तथा पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। मतलब यहाँ तो ये सब तो मिले हैं, इसके साथ जो पाषाण काल में जो उपकरण यूज होते थे वो भी यहाँ से मिले हैं। यहाँ से एक मृदभांड पर कुआ व लोमड़ी के अंकन भी प्राप्त हुआ है, जिसकी तुलना पंचतंत्र से की गई है। जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं वो सभी जानवरों पर बेस है, तो उससे इसका समीकरण लगाया गया है। लोथल से मिले मकान के दरवाजे गली की ओर न खुलकर सड़क की ओर खुलते थे। जो सभी स्थल है उनके दरवाजे गली की ओर खुलते थे, पर जो लोथल है उसके दरवाजे गली की तरफ नहीं खुलते थे, ये मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लोथल से दिशा सूचक यंत्र के साक्ष्य, आटा पीसने की चक्की के 2 पाटे, 65 टेराकोटा की मोहरें, हाथी दांत का पैमाना और नाव की आकृति आदि भी प्राप्त हुई है। अगला है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा की खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा के पूर्वी टीले की योजना मोहनजोदड़ो से मिलती है, परंतु इन दोनों में अंतर यह है कि कालीबंगा में कच्ची ईंटों का, जबकि मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था।
कालीबंगा से हड़प्पाकालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तरों के साक्ष्य मिलते हैं। इन 5 स्तरों में प्राक हड़प्पा तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य भी मिलते हैं। यहाँ से जो सभ्यता के 5 स्तरों के साक्ष्य मिलते हैं कि किस तरह मतलब प्राक हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, इन सब के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य यानी हल के निशान भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य तथा घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किए जाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से हवन कुंड या अग्निकुंड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से सैलगढ़ी की मोहरें व बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से शवों की अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियों का प्रयोग होता था। पहली है पूर्ण समाधिकरण, दूसरी है आंशिक समाधिकरण, तीसरी है दाह संस्कार के प्रमाण। जो पूर्ण समाधिकरण था, इसमें मृतकों को कब्र में दफनाते थे, और जो आंशिक समाधिकरण था उसमें जो मृतक व्यक्ति था उसको जंगल में पशु पक्षी के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, और जब पशु पक्षी उसे खा लेते थे तब उसकी हड्डियों को दफना दिया जाता था। और जो दाह संस्कार है, इसमें मृतकों को जलाने की परंपरा थी। तो कालीबंगा में 3 तरह के समाधिकरण देखने को मिलते हैं। पहला है पूर्ण समाधिकरण, दूसरा है आंशिक समाधिकरण, तीसरा है दाह संस्कार। कालीबंगा में एक कब्रिस्तान भी मिला है जो पश्चिम में स्थित था। नेक्स्ट है हमारा सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा की खोज 1964 में जगपति जोशी ने की थी। सुरकोतड़ा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इस स्थल से सैंधव संस्कृति के पतन के साक्ष्य मिलते हैं। ये पहला स्थल है जहाँ से सैंधव संस्कृति का पतन किस तरीके से हुआ था, उसके साक्ष्य यहाँ मिलते हैं। इसमें सुरकोतड़ा से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं जो अन्य किसी स्थल से नहीं प्राप्त हुए हैं। सुरकोतड़ा से एक कब्र को बड़े पत्थर से ढका गया है। यहाँ से एक विशेष प्रकार का कब्रगाह भी प्राप्त हुआ है। सुरकोतड़ा से कलश सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी प्राप्त हुआ है। यहाँ से लाल काले मृदभांड भी मिले हैं जिस पर सफ़ेद रंग की चित्रकारी की गई है। यहाँ से तराजू के पड़ले तथा पत्थर के भवन भी प्राप्त हुए हैं। अगला है हमारा बनावली या बनवाली, दोनों कहते हैं इसको, बनावली भी कहते हैं और बनवाली भी कहते हैं। तो बनवाली हरियाणा के हिसार में प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। बनवाली की खोज 1973 में R.M. बिष्ट ने की थी। बनवाली से कालीबंगा की तरफ 2 संस्कृति अवस्थाओं, प्राक हड़प्पा तथा हड़प्पाकालीन अवस्थाओं के साक्ष्य मिलते हैं। बनवाली से अच्छे किस्म के जौ, सरसों के ढेर, तिल के साक्ष्य भी मिलते हैं। बनवाली से मातृ देवी की लघु मृण मूर्ति, मनुष्यों व पशुओं की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। बनवाली से मोहर केवल नगर क्षेत्र से प्राप्त होती है। बनवाली से हल की आकृति खिलौने के रूप में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब यहाँ से एक हल की आकृति भी मिली है जो कि खिलौने के रूप में है। बनावली से निकृष्ट जल निकास प्रणाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अभी तक जितने भी हमने स्थल पढ़े हैं उसमें सबसे उच्च जल निकास प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं, पर बनावली पहला स्थान है जहां से बेकार एकदम जल निकास प्रणाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बनवाली से वॉश बेसिन के साक्ष्य, मनके, मिट्टी के उत्कृष्ट बर्तन व तांबे के बाणगृह भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर की खोज 1931 में M.S. वस्त ने तथा 1953 में S.R. राव ने की थी। रंगपुर गुजरात के अहमदाबाद जिले में मादर नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर से धान की भूसी, पत्थर के फलक व हथियार प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से कच्ची ईंटों के दुर्ग व नालियाँ प्राप्त हुई हैं। रंगपुर से सैंधव संस्कृति के उत्तर अवस्था के साक्ष्य मिलते हैं। यह किसी अन्य स्थल से नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, इस स्थल की खोज यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी
सीमा वाला स्थल है। यहाँ से सिंधु सभ्यता के मृदभांड, धातु के उपकरण व हथियार पाए गए हैं। नेक्स्ट है कोट दीजी। कोट दीजी की खोज धुर्रे महोदय ने 1935 ईस्वी में की थी। इसका उत्खनन 1955 ईस्वी में फजल अहमद खान ने कराया। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कोट दीजी से पाषाण संस्कृति के अंत तथा हड़प्पा सभ्यता के विकास का पता चलता है। यहाँ से पत्थर के वाणाग्रह, धातु के उपकरण, मृद भांडों पर सींग वाले देवता का अंकन, कांसे की चूड़ियाँ, औजार आदि भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से सामुदायिक अग्नि स्थल भी मिले हैं। यहाँ से किलेबंद बस्ती के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है मांडा। मांडा जम्मू के चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। मांडा सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थल है। यहाँ से त्रिस्तरीय क्रम के साक्ष्य पाए गए हैं। मांडा से मृदभांड, टेरिकोटा की मूर्तियाँ, हथियार, उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का कालक्रम। सिंधु सभ्यता की तिथि का निर्धारण सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने किया। इन्होंने 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तिथि का निर्धारण किया। अन्य विद्वानों के द्वारा निर्धारण, जो अर्नेस्ट मैके थे, उन्होंने 2800 से 2500 ईसा पूर्व तक इसका समय सीमा बताई है। मार्टिमर ह्यूलर ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक इसका काल बताया है। जो माधव स्वरूप वत्स्य हैं, उन्होंने 3500 से 2700 तक इसका काल बताया है। फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 ईसा पूर्व तक बताया है। और जो रेडियो कार्बन 14 है, उसके अनुसार 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। रेडियो कार्बन जो 14 के द्वारा निर्धारित की गई तिथि ही ज़्यादा मान्य है। नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां पाई जाती थी: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन व मंगोलाइड। जो ये चारों प्रजातियां हैं, इनके जो मनुष्य थे, किसी की नाक लंबी होती थी, किसी के होंठ बड़े होते थे, किसी की हाइट लंबी होती थी, किसी की हाइट छोटी होती थी। तो ये चारों प्रकार के मनुष्य, चारों प्रकार की प्रजातियां सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाती थी। मेहरगढ़ प्राग हड़प्पा का सबसे प्राचीनतम स्थल है। यहाँ से सबसे प्राचीनतम मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। आमरी से बारासिंगा के साक्ष्य व गैंडे की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राग हड़प्पा स्थल नौसारी से एक स्त्री की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसकी मांग में सिंदूर भरा है। हड़प्पा कालीन 2 स्थलों से, लोथल व कालीबंगा से युग्म समाधियां प्राप्त हुई हैं। लोथल व रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से कलश समाधान, कालीबंगा से प्रतीकात्मक समाधान और हड़प्पा से आंशिक समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा में शवों को दफनाने और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। धौलावीरा, सुरकोटड़ा व देसलपुर गुजरात के कच्छ के रन में स्थित हैं। कालीबंगा तथा लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा और बनवाली से 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं, प्राक हड़प्पा तथा हड़प्पा कालीन अवस्थाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गैंडे की हड्डियों के साक्ष्य आमरी से प्राप्त हुए हैं। अब हम सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इतिहासकारों में मतभेद है कि सिंधु सभ्यता का पतन, सब लोग अपने विचार अलग अलग देते हैं। कि कुछ कहते हैं कि इसका जो पतन था बाढ़ के कारण हुआ, कुछ कहते हैं इसका जो पतन था जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। इस कारण विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। गॉर्डन चाइल्ड व मार्टिमर ह्यूलर के द्वारा सिंधु सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमण व आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ होगा। जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु सभ्यता का अंत प्रशासनिक स्थिरता के कारण हुआ होगा। जॉन मार्शल का मानना था कि यहाँ कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण लोग आपस में लड़े होंगे, इस कारण इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। मैके, M.R. राव व मार्शल के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का अंत बाढ़ आने से हुआ था। A.N. घोष व ऑरेल स्टाइल के मत
द्वारा सिंधु सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन था। कैनेडी महोदय ने किसी प्राकृतिक आपदा को सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का कारण बताया था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।